नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका स्टोरी टाइम हॉरर में, जहां हर रात एक नई कहानी आपकी नींद उड़ाने के लिए तैयार रहती है। यह कहानी एक ऐसे हाईवे की है जहां रात होते ही मौत का तांडव शुरू हो जाता है। कहानी का नाम है मौत का हाईवे। साल 2022 का जुलाई महीना था। मुंबई की उमस भरी गर्मी से बचने के लिए पत्रकार विवेक शर्मा को रत्नागिरी के पास एक हिल स्टेशन पर स्टोरी कवर करने भेजा गया। वह महाराष्ट्र मिरर नामक अखबार में वरिष्ठ संवाददाता था और उसे एक प्रसिद्ध लोक कथा पर आधारित विशेष लेख तैयार करना था। रत्नागिरी के पास स्थित शापित हाईवे, जिसे लोग मृत्यु मार्ग कहते थे। विवेक के लिए यह बस एक और कहानी थी। वह भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगा कि यह केवल गांव वालों के मनगढ़ंत किस्से होंगे जिन्हें तथ्यों और शोध से खारिज किया जा सकता है। जुलाई की रात 9:30 बजे विवेक अपनी महिंद्रा थार कार में मुंबई से निकला। उसने जीपीएस पर गंतव्य तय किया और जल्दबाजी में नेशनल हाईवे 66 का पुराना सेक्शन चुन लिया, जो अब सरकारी रिकॉर्ड में डिस्कनेक्टेड दिखाया जाता था। रास्ते में धीरे धीरे ट्रैफिक कम होता गया। सड़क के दोनों ओर घना जंगल था। कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कोई ढाबा नहीं और मोबाइल सिग्नल भी गायब। केवल उसकी कार की हेडलाइटें उस घने अंधकार को चीर रही थीं। विवेक रेडियो चलाना चाहता था, लेकिन रेडियो पर केवल अजीब सी फुसफुसाहट आ रही थी। कोई चैनल नहीं मिल रहा था। उसने फोन उठाया, नेटवर्क शून्य। शायद जीपीएस भी फेल हो गया, वह बुदबुदाया। रात के लगभग 10-15 बजे एक मोड़ पर अचानक उसे सामने सड़क पर कोई आकृति खड़ी दिखी। सफेद रंग की साड़ी में एक औरत। वह सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और उसकी आंखें चमक रही थीं। विवेक ने तुरंत ब्रेक मारे। कार जोर से चिल्लाई और रुक गई। लेकिन जब वह बाहर निकला, वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, झाड़ियों में टॉर्च मारी, लेकिन कोई नहीं दिखा। मुझे भ्रम हुआ होगा, शायद थकान है, उसने खुद को समझाया और दोबारा गाड़ी स्टार्ट की। लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। 4-5 बार प्रयास करने के बाद भी इंजन क्रैंक कर रहा था, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। तभी अचानक पीछे सीट से एक ठंडी सांस का एहसास हुआ। विवेक ने शीशे में देखा, पीछे कोई नहीं था, लेकिन फिर भी गाड़ी के अंदर की हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई थी। गाड़ी के शीशों पर धुंध जमने लगी और उस पर किसी ने उंगलियों से खरोंच की लकीरें बना दी। मत रुको, विवेक के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी सांस रुकने लगी, लेकिन जैसे ही उसने भगवान का नाम लिया, इंजन एक झटके में स्टार्ट हो गया। उसने पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबाया और कार दौड़ा दी। करीब 15 मिनट तक कार चलाने के बाद एक छोटा सा गांव दिखाई दिया, शिवपुर। विवेक ने कार एक पुराने कुएं के पास रोकी और राहत की सांस ली। गांव पूरी तरह शांत था, मानो सब सो रहे हों। लेकिन एक छोटा सा चाय का ढाबा खुला हुआ था, जहां एक बूढ़ा आदमी बैठा बीड़ी पी रहा था। विवेक उसके पास गया। बाबा, क्या मैं यहां थोड़ी देर रुक सकता हूं? बूढ़े ने उसकी आंखों में झांका, फिर धीरे से बोला, तू कहां से आया है? मैं मुंबई से आया हूं, रास्ता भटक गया। बूढ़े ने अपनी बीड़ी बुझाई और धीरे से कहा, तू मृत्यु मार्ग से आया है ना? विवेक चौंका। आपको कैसे पता? बूढ़ा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में डर था। इस गांव में जो भी उस सड़क से आता है, उसे हम पहचान लेते हैं। उसके चेहरे पर साया होता है। क्या मतलब? बूढ़ा धीरे से बोला, तेरे पीछे कोई है जो तुझे छोड़कर नहीं आया। शिवपुर गांव की वह रात कुछ अलग थी। आकाश काले बादलों से ढका हुआ था और ठंडी हवा में अजीब सी सरसराहट थी। चाय की दुकान पर बैठे उस बूढ़े व्यक्ति ने जैसे ही कहा, तेरे पीछे कोई है, विवेक की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। क्या मतलब बाबा? कौन है मेरे पीछे? विवेक ने थोड़ा झुंझलाते हुए पूछा। बूढ़ा धीरे से खड़ा हुआ, उसकी चाल थकी हुई थी।
वह वह विवेक को पास के एक टूटे फूटे मंदिर की ओर इशारा करते हुए बोला, वहां जा और ध्यान से देख उस पत्थर को। अगर तेरे पीछे कोई है तो वो वहां दिखेगा, पर संभल कर। जो वहां दिखता है वो सच्चाई भी हो सकता है और भ्रम भी। विवेक कुछ झिझकते हुए मंदिर की ओर बढ़ा। रास्ता कच्चा था और जमीन पर उगी बेलें उसके पैरों में उलझ रही थीं। मंदिर खंडहर जैसा था। टूटी मूर्तियां, सूखे हुए फूलों की मालाएं और एक कोने में दीवार पर चढ़ा हुआ धुंधला सा दर्पण। उसने जैसे ही उस दर्पण में झांका, खुद को अकेला नहीं पाया। उसके पीछे एक और चेहरा था। एक औरत का चेहरा, झुलसा हुआ, आंखें सूनी और चेहरा ऐसा जैसे बरसों से तड़प रहा हो। वह कर पीछे देखता है, कोई नहीं, लेकिन दर्पण में चेहरा वही। विवेक की सांसें थम गईं। वह पीछे हटा, गिरते गिरते बचा और दौड़कर वापस चाय के ढाबे की ओर भागा। चाय की दुकान पर अब कुछ और गांव वाले जमा हो गए थे। विवेक की हालत देखकर एक अधेड़ उम्र की महिला आगे आई। बेटा, तू इस मार्ग से आया, मतलब अब वह तुझे पहचान चुकी है। कौन कौन पहचान चुकी है? विवेक ने हिम्मत जुटाकर पूछा। बुजुर्ग महिला ने एक लंबी सांस ली, फिर बोलना शुरू किया। 20 साल पहले इसी हाईवे पर एक लड़की का रेप करके उसकी हत्या हुई थी। पुलिस ने केस दबा दिया, लेकिन गांव वालों ने उसकी लाश उसी सड़क के किनारे गाड़ दी। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी वहीं भटकती है। वो सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखती है जो रात के समय उस मोड़ से अकेले गुजरते हैं। विवेक को अब अपनी यादें ताजा होने लगीं। वह मोड़, वह सफेद साड़ी में औरत, इंजन का बंद होना। और अगर उसने तुम्हें देख लिया, महिला आगे बोली, तो अब वह पीछा नहीं छोड़ेगी। उसे इंसाफ नहीं मिला, इसलिए वह हर उस इंसान की आत्मा को बांध देती है जो उस मार्ग पर आता है, खासकर वो जो डरते हैं। तो अब मैं क्या करूं? विवेक घबराहट में बोला। उस रात विवेक को गांव के एक पुराने कच्चे घर में रुकने को कहा गया, जो पहले एक पुजारी का घर था। वहां कोई नहीं रहता था, लेकिन गांव वाले जानते थे कि वहां शक्तिशाली रक्षा यंत्र लगे हैं। रात 12 बजे के करीब जैसे ही वह नींद में गया, उसे किसी के गले में सांसों की गर्मी महसूस हुई। आंखें खुली, सामने वही चेहरा, लेकिन इस बार वह औरत चुप नहीं थी। वह बुदबुदा रही थी, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। उसकी आवाज कान फाड़ रही थी। दीवारें कांपने लगीं। कमरे की खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगीं। विवेक चीखते हुए उठ बैठा, पर कमरे में कोई नहीं था। अगले दिन सुबह गांव के मुखिया रामदास नाइक से उसकी भेंट हुई। रामदास ने बताया कि हाईवे पर जो भी आत्मा भटकी है, वह केवल तभी शांत होती है जब कोई उसके लिए न्याय की लड़ाई लड़ता है। तू पत्रकार है, तू उसका नाम दुनिया को बता सकता है, तू ही उसकी कहानी कह सकता है, लेकिन मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता। रामदास ने एक पुरानी फाइल दी, पुलिस केस की एक प्रतिलिपि। उसमें लिखा था, मालिनी देशमुख, उम्र 23 वर्ष, हत्या की शिकार, आरोपी अज्ञात, केस बंद, 2002। विवेक के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने वही चेहरा था। क्या मैं उसकी आत्मा को शांत कर सकता हूं? अगर तू सच्चाई खोज कर लाए और उसे न्याय दिला दे। हां, सुबह की रोशनी शिवपुर गांव में कुछ कमजोर सी लग रही थी। बादलों ने सूरज को ढक रखा था और हवाओं में अब भी रात की सर्द परछाइयां थीं। लेकिन विवेक के मन में अब डर से ज्यादा जिज्ञासा और जिम्मेदारी थी। मुखिया रामदास से मिली पुलिस फाइल में एक लड़की की तस्वीर थी, मालिनी देशमुख, वही चेहरा जो विवेक ने दर्पण में देखा था। केस के अनुसार 17 जुलाई 2002 को मालिनी रत्नागिरी से लौट रही थी। तभी NH66 के पुराने हिस्से पर उसकी गाड़ी खराब हुई। अगली सुबह उसकी अधजली लाश सड़क किनारे मिली।
उसके शरीर पर ज्यादती के सबूत थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाला हिस्सा यह था, शव की आंखें खुली थीं, मानो वह अब भी देख रही हो। केस को कुछ महीने चलाकर अज्ञात अपराधी के आधार पर बंद कर दिया गया था। फाइल में एक नोट जुड़ा था, मालिनी अक्सर आत्मा भटकाव, पूर्व जन्म और तांत्रिक शक्तियों की किताबें पढ़ती थीं। वह रत्नागिरी के एक तांत्रिक साधक से भी संपर्क में थी। विवेक ने ठान लिया उसे उस तांत्रिक से मिलना है। गांव के एक युवक मकरंद ने उसे बताया कि मालिनी अक्सर कुड़ल नामक एक गांव जाती थी, जहां एक साधु भैरवनाथ बाबा के आश्रम में जाया करती थी। विवेक उसी दिन अपनी गाड़ी लेकर कुड़ल की ओर रवाना हो गया। रास्ता पहाड़ी और सुनसान था। जैसे ही वह भैरवनाथ के आश्रम पहुंचा, वहां अजीब सन्नाटा था। दरवाजा खोलते ही एक बूढ़ा चेहरा दिखाई दिया, झुकी हुई आंखें, लंबी सफेद दाढ़ी और माथे पर भस्म का टीका। मालिनी को ढूंढ रहा है, उसने बिना पूछे ही कहा। विवेक चौंका। आपको कैसे पता? बाबा मुस्कुराया। वो अब भी यहां आती है जब कोई उसकी पुकार सुनता है। बाबा ने एक पुरानी किताब निकाली जिसमें कई प्राचीन तंत्र मंत्र थे। उसने बताया, मालिनी में एक अद्भुत शक्ति थी। वह परछाइयों को देख सकती थी, भविष्य की, मृत आत्माओं की। वो मुझसे सीख रही थी, पर उसे यकीन था कि एक दिन उसकी यही शक्ति उसे मार डालेगी। आपका मतलब? वह जानती थी कि एक दिन कुछ पुरुष उसे शिकार बनाएंगे। उसने मुझे अपने हत्यारों के बारे में पहले ही बताया था, लेकिन मैं रोक नहीं सका। विवेक के रोंगटे खड़े हो गए। बाबा ने बताया कि मालिनी की आत्मा अब उस मोड़ से बंधी है जहां उसकी हत्या हुई, क्योंकि उसने मरते वक्त वहां कसम खाई थी, जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं यहां से नहीं जाऊंगी। विवेक ने आगे की फाइलें खंगालीं, पुराने अखबारों के आर्टिकल्स देखे। धीरे धीरे वह 3 नामों तक पहुंचा, विकास पाटिल, रंजीत सावंत और सुरेश जाधव। ये तीनों उस समय स्थानीय राजनीतिक दल के युवा नेता थे और अब प्रभावशाली व्यापारी बन चुके थे। तीनों ने मिलकर केस दबाया था। पुलिस को पैसा, गवाहों को धमकी और मीडिया को खामोश करवा दिया गया। अब यह केवल भूत की कहानी नहीं रह गई थी, यह एक भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई बन चुकी थी। जब विवेक ने इस राज को उजागर करने का मन बनाया, उसी रात उसका सामना पहली बार प्रत्यक्ष रूप में मालिनी की आत्मा से हुआ। रात को जैसे ही वह कमरे में घुसा, खिड़कियां अपने आप खुल गईं। एक जोरदार चीख कमरे में गूंजने लगी। फर्श पर खून की लकीरें बन गई। मेरे हत्यारे अभी भी जिंदा हैं। दीवारों पर अचानक मालिनी की जलती हुई छवि उभरने लगी। एक औरत जलती हुई दौड़ती आ रही थी उसकी ओर। उसका मुंह कटा हुआ, आंखें खून से सनी हुई। विवेक जमीन पर गिर पड़ा और उसके शरीर पर जलन शुरू हो गई, मानो आग की लपटें उसे छू रही हों। मैं तुझसे न्याय की उम्मीद करती हूं, मुझे मुक्त कर। आत्मा की कराहती आवाज गूंजी। पिछली रात की घटना ने विवेक की आत्मा झकझोर दी थी। वह अब समझ चुका था, यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक अधूरी क्रांति थी। मालिनी की आत्मा, जो जलती हुई उसे न्याय दिलाने की गुहार कर रही थी, अब हर क्षण उसके साथ थी। सुबह होते ही उसने निर्णय लिया, इन तीनों अपराधियों की सच्चाई देश के सामने लानी होगी। विवेक ने सबसे पहले विकास पाटिल पर काम शुरू किया। वह अब एक नामी बिल्डर था और कोंकण क्षेत्र में कई प्रोजेक्ट्स चला रहा था। वह अपने भव्य बंगले में रहता था, लेकिन उसकी सुरक्षा बहुत कड़ी थी। विवेक ने अपनी पत्रकारिता का सहारा लिया। उसने अपने दोस्त निखिल, जो एक न्यूज चैनल में काम करता था, को कॉल किया। भाई, मुझे कोंकण के 3 बड़े बिल्डरों की पृष्ठभूमि की जानकारी चाहिए, खासकर विकास पाटिल की। निखिल ने आधे घंटे में एक रिपोर्ट भेजी जिसमें जमीन हड़पने, अवैध निर्माण और 2002 के एक रहस्यमय महिला से जुड़े केस का नाम भी था, जो कभी सामने नहीं आया। विवेक समझ गया, यह वही मामला था, मालिनी का केस।
विवेक ने एक विस्तृत लेख तैयार किया। शिवपुर की अधजली आत्मा, जब पुलिस, राजनीति और धन ने मिलकर इंसाफ को जला डाला। लेख में उसने मालिनी के केस का पूरा ब्यौरा, तीनों अपराधियों का नाम और बाबा भैरवनाथ की गवाही तक जोड़ी। लेख वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे खूब शेयर किया। न्यूज चैनलों ने कहानी उठाई। लेकिन जैसे ही यह खबर फैली, खतरे शुरू हो गए। एक रात विवेक को एक फोन आया, अगर मालिनी को चैन नहीं मिला तो तुझे भी नसीब नहीं होगा। फोन रखने के बाद लैंडलाइन की तारें अपने आप जल गईं। बिजली चली गई और तभी खिड़की से एक परछाई अंदर आई। वो परछाई मालिनी की नहीं थी। यह एक काली छाया थी, लंबी, बिना चेहरा, आंखों से अंधकार निकलता हुआ। यह वही अंध तांत्रिक आत्मा थी जिसे भैरवनाथ ने बताया था, जो उन आत्माओं की रक्षा करती है जिन्हें अन्याय हुआ है। पर इस आत्मा ने विवेक की रक्षा की। उस रात विवेक को महसूस हुआ, अब उसके पास दो आत्माओं की ताकत है। एक इंसाफ मांग रही है, दूसरी उसे बचा रही है। रंजीत सावंत अब एक एमएलए था। जब उसे पता चला कि उसका नाम मालिनी के केस से जोड़ा जा रहा है, तो उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह सब झूठ है, मैं उस केस से कभी जुड़ा ही नहीं था। लेकिन उसी रात रंजीत की गाड़ी हाईवे से लौट रही थी। तभी उसकी गाड़ी खुद ब खुद रुक गई, ठीक उसी मोड़ पर। ड्राइवर ने कहा, सर इंजन बंद हो गया है। और अगली ही क्षण सफेद साड़ी में एक औरत सामने आ खड़ी हुई। रंजीत की चीखें सुनाई दी, मुझे माफ कर दो, मुझे मत जलाओ। सुबह उसकी गाड़ी जली हुई हालत में मिली, लेकिन रंजीत गायब था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की, वह भाग गया होगा। लेकिन गांव वाले जानते थे, मालिनी उसे ले गई। अब बचा था सुरेश जाधव। उसने विवेक से सीधे संपर्क किया। मालिनी को मैं नहीं मारना चाहता था, मैंने तो सिर्फ डराने को कहा था, वो जिंदा जल गई, मुझे नहीं पता कैसे। विवेक ने पूछा, अब क्यों बोल रहे हो? सुरेश बोला, हर रात मुझे उसका सपना आता है। वो मेरी गर्दन पर हाथ रखती है, आग की तरह जलता है, मैं अब और नहीं सह सकता। तो सामने आओ, सब कबूल करो। हां, मैं सामने आऊंगा, लेकिन पहले मुझे माफी मांगनी है उस जगह पर जाकर। विवेक और सुरेश साथ में उस मोड़ पर पहुंचे, वही मोड़ जहां मालिनी की आत्मा बंधी थी। सुरेश घुटनों पर बैठ गया। मालिनी, मैं दोषी हूं, माफ कर दो, मैं सब कबूल करूंगा। हवा थम गई, आकाश गरजने लगा और फिर सामने से एक औरत आई, जलती हुई। लेकिन इस बार उसकी आंखों में क्रोध नहीं, सिर्फ आंसू थे। उसने सुरेश की ओर हाथ बढ़ाया और धीरे से बोली, अब तू मुझे समझा, मैं तुझे माफ करती हूं। और अगली ही पल वह हवा में विलीन हो गई। सुरेश जाधव की माफी के बाद मालिनी की आत्मा जैसे मुक्त हो गई थी। हवा स्थिर हो गई थी, पेड़ थम गए थे और वो मोड़ जहां कभी चीखें गूंजा करती थीं, एक अजीब सी शांति में डूब गया था। विवेक ने सोचा, अब सब खत्म हो गया, आत्मा को शांति मिल गई, अपराधी खत्म हुए और हाईवे अब सुरक्षित होगा। लेकिन कहानी का अंत इतना आसान नहीं था। अगले दिन शिवपुर के पास एक ट्रक हादसा हुआ। ड्राइवर की आंखें पूरी तरह जली हुई थीं। गवाहों ने बताया, उसने गाड़ी रोक दी थी अचानक। कह रहा था, मुझे घूर रही है, मुझे जलाएगी। फिर ट्रक पलट गया। विवेक को शक हुआ, क्या मालिनी अब भी यहीं है? वह फिर भैरवनाथ बाबा के पास गया। बाबा ने उसे देखा और कहा, कभी कभी आत्मा को शांति नहीं मिलती जब तक वो बदला पूरा न कर ले। लेकिन उसने तो माफ कर दिया सुरेश को। सुरेश को, हां, पर जिन्होंने उसकी आत्मा से खिलवाड़ किया, उसे तंत्र से बांधने की कोशिश की, वो अभी जिंदा हैं। विवेक चौंका। तंत्र? बाबा ने गहरी सांस ली। उसकी आत्मा को सिर्फ मारा नहीं गया, उसे एक तांत्रिक ने जकड़ा था, जिससे वो मोड़ को उसका कैद खाना बन गया। उस तांत्रिक का नाम था शक्ति देसाई। शक्ति देसाई एक काला साधक था, जो आत्माओं को कैद करके अपनी शक्ति बढ़ाता था। जब मालिनी का मामला सामने आया, उसने उसकी आत्मा को उसी जगह बांध दिया ताकि वो डर, मृत्यु और आतंक से ऊर्जा निकाल सके। तभी तो दुर्घटनाएं रुकती नहीं थी। विवेक बुदबुदाया। बाबा बोले,
अगर शक्ति अब भी जीवित है तो वो मालिनी को दोबारा अपनी शक्ति का स्रोत बनाना चाहेगा। रात को विवेक को एक सपना आया। मालिनी एक बंजर मैदान में खड़ी थी। उसके चारों ओर मंत्रों से बना त्रिकोण जल रहा था और उसके ऊपर एक साया था, शक्ति देसाई, जो मंत्र पढ़ रहा था। तृप्त भव मृतात्मा शक्ति देही, मालिनी कराह रही थी। बचाओ। विवेक की नींद टूट गई। उसे अब एक ही रास्ता दिखा, शक्ति देसाई को खत्म करना। विवेक ने तांत्रिकों की किताबें पढ़ीं, भैरवनाथ से तंत्र मंत्र सीखा। बाबा ने उसे एक मृत शांति यंत्र दिया, एक धातु की मुहर, जो एक विशेष मंत्र के साथ प्रयोग होने पर आत्मा को मुक्त कर सकती थी। फिर वह खोज करने लगा, शक्ति देसाई कहां है। एक पुराना साधक गोविंदन नाथ ने बताया, वो अब काले पर्वत में छिपा है। वहां आम लोग नहीं जाते। वहां हर रात चिताएं जलती हैं, पर कोई शव नहीं लाया जाता। विवेक तय करता है, अब ये मेरा युद्ध है। काले पर्वत के जंगल घने और सड़े हुए थे। हवा में गंध थी, राख, खून और लोबान की। विवेक जैसे ही अंदर गया, चारों ओर से मंत्र गूंजने लगे। तभी सामने शक्ति देसाई प्रकट हुआ। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें पूरी काली। तू आत्मा को मुक्त करना चाहता है तो पहले उसे बचा। मालिनी की आत्मा फिर त्रिकोण में कैद थी और चारों ओर तांत्रिक अग्नि। विवेक ने यंत्र निकाला और मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयुएम मृतात्मा मोक्षाय नमः। शक्ति ने ताव में मंत्रों को तोड़ने की कोशिश की। हवाएं तेज हो गईं, पेड़ गिरने लगे, लेकिन विवेक ने मंत्रों का उच्चारण जारी रखा। तभी मालिनी की आत्मा से आग निकलने लगी। वो जलती हुई उठी और शक्ति देसाई की ओर बढ़ी। अब तू मेरी आग को नहीं रोक पाएगा, उसकी आवाज भयावह थी। मालिनी की आत्मा शक्ति देसाई के अंदर समा गई और वह चीखता हुआ राख बन गया। अब सब शांत था। मालिनी की आत्मा विवेक की ओर मुड़ी। उसकी आंखों में शांति थी, मुस्कान थी। अब मुझे मुक्ति मिल गई है, धन्यवाद। और वह हवा में विलीन हो गई, इस बार हमेशा के लिए। दोस्तों, कहानी समाप्त हुई। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना